नमस्कार विद्यार्थियों, मैं धर्मवेद मीणा सहायक आचार्य इतिहास राजकीय नवोदय बूंदी आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले अध्याय में हमने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में अध्ययन किया, उसके राजस्व सिद्धांत, राजस्व सुधार, द्वाब, करवर्दी के बारे में अध्ययन किया। आज के अध्याय में हम मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा अन्य जो कार्य किए गए थे, जिसमें राजधानी परिवर्तन और सांकेतिक मुद्राओं का चलन उसके मुख्य कार्य रहे थे, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। मोहम्मद तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नवीन विभाग खोला और एक नया मंत्री अमीर-ए-कोही नियुक्त किया गया। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसा पूछा जाता है कि अमीर-ए-कोही किस विभाग को संभालता था, तो वह कृषि मंत्री अमीर-ए-कोही नियुक्त किया। राज्य की ओर से सीधी आर्थिक सहायता देकर कृषि के योग्य भूमि का विस्तार करना इस विभाग का मुख्य उद्देश्य था। डॉक्टर ए.एल. श्रीवास्तव के अनुसार 60 वर्ग मील का एक भू क्षेत्र चुना गया, जहां सरकारी कर्मचारियों की देखरेख में किसानों से खेती करने के लिए कहा गया। वहां पर क्रमशः विभिन्न फसलें बोई गई और प्राय 3 वर्ष में 17 लाख टन का, अर्थात वहां की जो मुद्रा थी, रुपया, वह व्यय किया गया। यह एक प्रकार से राजकीय कृषि फार्म की भांति था। इसके बारे में मोरलैंड ने लिखा है कि भारतीय इतिहास में पहली बार यह प्रकट हुआ कि खेती के तरीकों तथा खेती के साधनों को सुधारना भी सरकार के कर्तव्य में आता है। दूसरे शब्दों में, भारत के लिए यह पहला अवसर था जब सल्तनत ने कृषि सुधार पर न केवल बल दिया, बल्कि सरकारी खजाने से एक लंबी रकम भी खर्च की। तो कृषि कार्यों के प्रति जो किए गए तुगलक के द्वारा, उसके बारे में मोरलैंड ने लिखा है। परंतु यह योजना सफल नहीं हो सकी। सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, किसानों की उदासीनता, भूमि का अच्छा नहीं होना और समय की कमी इस योजना की असफलता के मुख्य कारण बने। 3 वर्ष के पश्चात इस योजना को वापस से त्याग दिया गया। तो इस प्रकार से उसने कृषि उन्नति के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रयास जरूर किए, लेकिन यह योजना उसकी असफल रही। अगला जो उसका मुख्य कार्य था, जो प्रशासनिक परिवर्तन था, 1326-27 ईस्वी में राजधानी परिवर्तन का, वह बहुत महत्वपूर्ण है इस दृष्टि से। डॉक्टर के.ए. निजामी के अनुसार सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने देवगिरी का नाम कुतुबाबाद रख दिया था और सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने उसका नाम दौलताबाद रखा। नाम जगह एक ही है, नाम अलग अलग हैं। देवगिरी को कुबतुल इस्लाम भी कहा गया है। मोहम्मद तुगलक द्वारा दिल्ली के स्थान पर देवगिरी को राजधानी बनाए जाने के विभिन्न कारण बताए गए हैं। बर्नी के अनुसार साम्राज्य के केंद्र में होने के कारण देवगिरी को राजधानी बनाया गया है। यह कारण बर्नी ने बताया है, उस समय का जो समकालीन इतिहासकार था, क्योंकि यह केंद्र में स्थित है। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता के अनुसार सुल्तान को दिल्ली के नागरिक असम्मानपूर्ण पत्र लिखते थे, अतः उन्हें दंड देने के लिए उसने देवगिरी को राजधानी बनाने का निर्णय किया। सर वुल्जले हेग ने इब्न बतूता के मत को स्वीकार किया है और इसी के संदर्भ में इसामी ने, जो समकालीन इतिहासकार था, उसने लिखा है कि वह दिल्ली के नागरिकों की शक्ति को तोड़ने के लिए उन्हें दक्षिण भारत ले जाना चाहता था। इस प्रकार वह भी इब्न बतूता के कथन का समर्थन करता है। प्रोफेसर हबीबुल्ला ने लिखा है कि वह दक्षिण भारत में मुस्लिम संस्कृति के विकास तथा दक्षिण की संपन्नता एवं शासन की सुविधा की दृष्टि से देवगिरी को राजधानी बनाना चाहता था।
डॉक्टर मेहंदी हुसैन का कहना है कि वह दौलताबाद को मुस्लिम संस्कृति का केंद्र बनाने के लिए उसे राजधानी बनाना चाहता था। डॉक्टर मेहंदी हुसैन और डॉक्टर के निज़ामी के अनुसार मोहम्मद तुगलक का लक्ष्य दो राजधानियां दिल्ली और दौलताबाद दोनों को बनाने का था, परंतु अधिकांश इतिहासकार इस विचार से सहमत नहीं हैं। डॉक्टर एल श्रीवास्तव के अनुसार मंगोल आक्रमणों से सुरक्षा, दक्षिण भारत में सुदृढ़ व्यवस्था की आवश्यकता और दक्षिण भारत का संपन्न होना इस राजधानी परिवर्तन के मुख्य कारण थे डॉक्टर एल श्रीवास्तव के अनुसार, क्योंकि उस समय मंगोल आक्रमण का खतरा सदा बना रहता था और चूँकि यह दक्षिण भारत में था इसलिए भी इसको एक कारण माना है। फिर भी इन मतों के आधार पर यह माना जाता है कि देवगिरी का साम्राज्य के केंद्र में होना, उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत के शासन और संगठन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता, मंगोल आक्रमणों से सुरक्षा अथवा उनके आक्रमणों के भय का कम हो जाना, दक्षिण भारत की समृद्धि का लालच और संभवतया वहाँ पर मुस्लिम संस्कृति को स्थापित करने की लालसा मोहम्मद तुगलक के राजधानी परिवर्तन के मुख्य कारण रहे। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में राजधानी परिवर्तन के कारण के बारे में पूछा जाता है, तो सभी इतिहासकारों के मतों के आधार पर हम यह मान सकते हैं जो अभी आपको कारण बताए कि दक्षिण भारत के शासन संगठन पर अधिक ध्यान देना, मंगोल आक्रमण से सुरक्षा, दक्षिण भारत की समृद्धि का लालच और देवगिरी में मुस्लिम संस्कृति को स्थापित करना, यह कुछ मुख्य कारण रहे हैं राजधानी परिवर्तन के दिल्ली से दौलताबाद या देवगिरी स्थानांतरित करने के। कुबतुल इस्लाम भी देवगिरी को ही कहा गया है। तत्कालीन इतिहासकारों के अनुसार दिल्ली की समस्त जनता को दौलताबाद जाने के आदेश दिए और दिल्ली उजाड़ हो गई। बर्नी ने लिखा है कि सभी कुछ बर्बाद कर दिया गया। तबाही इतनी भयानक थी कि शहर की इमारतों, उसके महलों, उसके आसपास के क्षेत्रों में एक बिल्ली अथवा कुत्ता भी दिखाई नहीं देता था। इसी प्रकार इब्न बतूता ने लिखा है कि सुल्तान के आदेश पर खोज करने पर उसके गुलामों को एक लंगड़ा और एक अंधा व्यक्ति प्राप्त हुए। लंगड़े को मार दिया गया और अंधे को घसीट कर दौलताबाद ले जाया गया, जहाँ उसकी केवल एक टांग ही पहुँच सकी। इस प्रकार का कथन इब्न बतूता ने उस समय के बारे में लिखा है। उसने लिखा है कि रात्रि में सुल्तान ने अपने महल की छत पर चढ़कर दिल्ली को जब देखा और जब उसे एक भी रोशनी, धुआं अथवा चिराग नहीं दिखाई दिया, तब उसने कहा कि अब मेरा हृदय प्रसन्न है और मेरी आत्मा को शांति है। इस प्रकार का कथन मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कहा गया है। इसी प्रकार इतिहासकार इसामी ने भी लिखा है कि मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली को जला देने और सभी जनता को उससे बाहर निकाल देने की आज्ञा दी। आधुनिक समय के कुछ इतिहासकार इसे नहीं मानते हैं। डॉक्टर मेहंदी हुसैन का कहना है कि दिल्ली राजधानी न रही हो, ऐसा कभी नहीं हुआ और इस कारण वह न कभी आबादी रहित हुई और नहीं वह निर्जन हुई। इसी प्रकार डॉक्टर के निज़ामी का भी कहना है कि समस्त जनता को जाने के आदेश नहीं दिए गए थे, बल्कि केवल सरदार, शेख, उलेमा और उच्च वर्ग के व्यक्तियों को ही दौलताबाद जाने के आदेश दिए गए थे। परंतु डॉक्टर आर.सी. मजूमदार, डॉक्टर एल. श्रीवास्तव, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद आदि ने आधुनिक समय के अधिकांश इतिहासकारों का कहना है कि तत्कालीन इतिहासकारों ने इस बात को चाहे बहुत बड़ा चढ़ाकर ही कहा हो, परंतु इसमें संदेह नहीं कि दिल्ली की जनता को दौलताबाद जाने के आदेश दिए गए थे। यह एक सर्वमान्य मत है। मोहम्मद बिन तुगलक की यह योजना भी असफल रही। इसामी के अनुसार दिल्ली 14 वर्ष के पश्चात बसी, परंतु संभवतः 1335 ईस्वी में ही सुल्तान ने व्यक्तियों को अपनी इच्छानुसार दिल्ली वापस जाने की आज्ञा दे दी। इस योजना की असफलता के कारण विभिन्न थे। सुल्तानों को केवल अपने दरबारियों को दौलताबाद ले जाना चाहिए था, न कि जनता को। साधारण नागरिक अपने घरों को छोड़कर अनजान और दूरस्थ दौलताबाद को जाने के लिए तैयार नहीं थे और न उन्हें वहां ले जाने की कोई आवश्यकता भी थी।
सुल्तान का यह सोचना भी भूल थी कि दौलताबाद एक उपयुक्त राजधानी होगी। मंगोलों के आक्रमण से सुरक्षा के लिए और उत्तर भारत के पूर्ण संगठित राज्य की सुरक्षा तथा व्यवस्था के लिए दिल्ली अधिक उपयुक्त स्थान था। अतः अव्यवस्थित दक्षिण भारत की तुलना में संगठित उत्तर भारत दिल्ली सल्तनत के लिए अधिक महत्वपूर्ण था। तो इस प्रकार से हमने मोहम्मद बिन तुगलक के दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी में राजधानी को स्थानांतरित करने के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। नेक्स्ट हम बात करते हैं सांकेतिक मुद्रा तांबे या पीतल के सिक्कों का चलाने की 1329 ईस्वी में। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने समय में विभिन्न प्रकार के सुंदर सिक्के चलाए और उन सभी का उचित मूल्य निश्चित किया, परंतु सांकेतिक मुद्रा का चलाना उसकी एक विशिष्टता रही। बर्नी के कथन के अनुसार खजाने में धन की कमी और साम्राज्य विस्तार की नीति को कार्य रूप में परिणत करने की वजह से मोहम्मद तुगलक को सांकेतिक मुद्रा चलानी पड़ी। ईरान में केरवात खान के समय में सांकेतिक मुद्रा चलाई गई थी, यद्यपि वहाँ यह प्रयोग असफल हुआ था, परंतु चीन में कुबलाई खान के समय में सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग सफलतापूर्वक किया गया था। संभवतः नवीन अन्वेषणों का प्रयोग करने वाले मोहम्मद तुगलक ने उन देशों से प्रेरणा प्राप्त की। आधुनिक इतिहासकारों का यह भी कहना है कि उसके समय में संपूर्ण विश्व में चांदी की कमी हो गई थी और भारत में तो बहुत ही कमी थी। इस कारण उसने सांकेतिक मुद्रा चलाने का निर्णय लिया। परंतु सुल्तान की यह योजना भी असफल हुई। डॉक्टर मेहंदी हुसैन के अनुसार यह योजना पूर्णतया उपयुक्त और कूटनीतिक थी, परंतु व्यवहारिक रूप में उसने वे सब सावधानियां नहीं बरती जो ऐसे प्रयोग के लिए आवश्यक थी। प्रोफेसर मोहम्मद हबीब के अनुसार इस योजना की असफलता का दोष नागरिकों पर था, जिन्होंने उन नवीन सिक्कों की धातु को परखने का उसी प्रकार प्रयत्न नहीं किया जिस प्रकार वे चांदी और सोने के सिक्कों को परखते थे, और इसके फलस्वरूप वे असली और नकली सिक्कों में अंतर नहीं कर सके। परंतु अन्य इतिहासकार इसका मूल दोष मोहम्मद तुगलक को देते हैं। उसके अनुसार सुल्तान की यह भूल थी कि उसने ये सिक्के ऐसे नहीं बनवाए जिनकी नकल करना संभव नहीं होता। वास्तव में इस असफलता का दायित्व दोनों पर था। सुल्तान ने उन सिक्कों की नकल न किए जाने की व्यवस्था नहीं की और नागरिकों ने इसका लाभ उठाकर नकली सिक्के बनाने आरंभ कर दिए। इस प्रकार के सिक्के अधिक से अधिक 3 या 4 वर्ष चले। सुल्तान ने इस योजना की असफलता को देखकर सरकारी टकसाल द्वारा जारी की गई सभी सांकेतिक मुद्रा को वापस ले लिया और व्यक्तियों को उनके बदले में चांदी और सोने के सिक्के दिए गए। यह सुल्तान की बहुत बड़ी उदारता थी। सरकारी टकसालों के सम्मुख तांबे और पीतल के सिक्कों के ढेर लग गए। सुल्तान ने जाली सिक्कों के अतिरिक्त सभी सिक्के बदलवा दिए। इससे राज्य की आर्थिक स्थिति काफ़ी दुर्बल हुई। मोहम्मद तुगलक अपनी इन सभी योजनाओं में, जिनके बारे में हमने अभी अध्ययन किया, चाहे वह राजधानी परिवर्तन हो या सांकेतिक मुद्रा का चलन हो या राजस्व सुधार का हो या कृषि की उन्नति का प्रयत्न करने का उसका प्रयास हो, यह सभी योजनाएं मोहम्मद बिन तुगलक की असफल रही। यह कहा जा सकता है कि उसके सुधार समय से आगे थे। उसकी प्रजा और उसके अधिकारी उन योजनाओं को न तो समझ सके और न ही उन्होंने उसके साथ में सहयोग किया। परंतु इतना कहने से उसकी योजनाओं की असफलता के मुख्य कारणों पर प्रकाश नहीं पड़ता है। सुल्तान की योजनाओं की असफलता बहुत कुछ उसके स्वयं भी कारण थी। सुल्तान में कल्पना बुद्धि तो थी, परंतु व्यवहारिकता की उसमें कमी थी। वह नवीन योजनाएं तो बना सकता था और वे संभवतः सिद्धांत के आधार पर ठीक भी होती थी, परंतु उन्हें कार्य रूप में परिणत करने की जो आवश्यकताएं थी उनकी पूर्ति सुल्तान नहीं कर पाता। वह बहुत ही उग्र और असंयमी था। तनिक से असफलता उसे क्रुद्ध कर देती थी और शीघ्र सफलता न मिलने पर वह अपनी योजनाओं को तुरंत ही त्याग देता था। उसे अपने नागरिकों और अधिकारियों की योग्यता एवं क्षमता से लाभ उठाना तथा उनका सहयोग प्राप्त करना नहीं आता था। उसमें एक सुल्तान की दृष्टि
से परिस्थितियों और व्यक्तियों के चरित्र को परखने की योग्यता का भी अभाव था। इस प्रकार उसमें एक व्यक्ति समूह का नेता होने के गुण का अभाव था। मोहम्मद तुगलक की असफलताओं के मुख्य कारण भी यही रहे और इसी कारण सुल्तान स्वयं और उसके चरित्र के अभाव की उसकी योजनाओं की असफलताओं का जो है मुख्य कारण बने। तो कुल मिलाकर आज के इस अध्याय में हमने उसके द्वारा जो विभिन्न योजनाएं चलाई गई उनका विस्तार से अध्ययन किया और उनकी योजनाएं किस प्रकार से असफल रही, उसमें जनता भी काफ़ी हद तक उत्तरदायी थी और सबसे ज़्यादा जो मुख्य भूमिका रही वह स्वयं सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की रही। नेक्स्ट अध्याय में हम आगे इसी से संबंधित विस्तार से अन्य जानकारियाँ प्राप्त करेंगे तुगलक वंश के बारे में। धन्यवाद।